ये कहानी है 7 साल के गरीब मयंक की। बाबा, मैं तैयार होकर आ गया। चलो चले। रुको बेटा, मैं नहा लूं, बस अभी आया। मयंक, ले, जब तक बाबा नहाकर आ रहे हैं तब तक तू ये रोटी खा ले। आज तो रोटी के साथ प्याज भी है खाने को। अच्छा लाओ माँ। अब माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लौट कर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तू जा ही क्यों रहा है? तेरे बाबा ने कब कहा तुझसे कि उनके साथ फल सब्जी बेचने चले तू? पर माँ, ठेला बहुत भारी हो जाता है। बाबा थक जाते होंगे, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जी बेचते बेचते पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब भी कोई बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ, और वो भी बाबा से पहले। अच्छा, तो चल फिर मैं देखता हूँ कि तू हिसाब में कितना पक्का है। मुझे ये बता कि 20 किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कुल कितने रुपए लेगा तू? आसान है बाबा। 25 रुपए है ना? अरे वाह। अच्छा, अगर उसी ग्राहक ने आधा दर्जन केले भी ले लिए तो कितने पैसे लेगा? केले हैं 40 रुपए दर्जन। इसका मतलब 20 और 25, पूरे 45 रुपए लूंगा बाबा, वो भी गिन के। 7 साल की उम्र में मयंक का दिमाग वाकई में बहुत तेज चलता था। किशनदास उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि रामकली अभी तक हिसाब ही जोड़ रही थी। किशनदास जानता था कि सुंदर को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस खाने लायक पैसे ही कमा पाता था। फिर उसी शाम बहुत भूख लगी है यार। चल ना, कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 15-20 मिनट में शुरू हो जाएगी। इतनी जल्दी कहाँ जा पाएंगे और क्या खा पाएंगे यार। रोहन और विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो चाय नाश्ते के लिए ऑफिस से बाहर आते थे। उन्हें देखकर किशन दास को बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसका बेटा मयंक भी एक दिन उनके जैसा ही बड़ा आदमी बने। उस दिन भी यही हुआ। तभी विनोद ने किशन दास का कंधा हिलाकर उससे कहा, अरे भैया, कहाँ खोए हो? केले खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बाबूजी, ये लीजिए। बाबूजी, आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, पूछो पूछो। अ, बाबूजी, मेरा बेटा मयंक को पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो कुछ पैसे चाहिए क्या? अब नहीं नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं अपने मयंक को आगे तक पढ़ा सकूं। तुमने राइट टू एजुकेशन का नाम नहीं सुना क्या? अ, अ, क्या है ये? सरकार गरीबों के बच्चों के लिए हर स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखती है, जिसके तहत गरीब बच्चे वहां पढ़ सकते हैं, और उनकी फीस सरकार भरती है। विनोद और रोहन की बात सुनकर किशन दास में उम्मीद जगी और फिर किस्मत ने भी मयंक का साथ दिया। शहर के एक बड़े स्कूल में आरटीआई के तहत मयंक का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था। बाबा, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। बाबा देखना, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में मयंक को सीट मिली थी, वहाँ शहर के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं में से एक था राजू, जो नामी सेठ लखन सिंह का बेटा था। अमीरी के घमंड में चूर राजू हर वक्त बस अपने पैसों की धौंस जमाता रहता था, और अब मयंक उनका नया शिकार बन गया था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ फटीचर, देख ले, क्योंकि इससे पहले ना तो तूने कभी ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही ऐसी क्लास। मेरा नाम फटीचर नहीं है, मयंक है। मयंक नहीं, तेरा नाम तो बंदर होना चाहिए। मयंक की बातें सुनकर सारे बच्चे मयंक पर हंसने लगे और मयंक की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन मयंक जानता था कि उसे इन बातों पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी हैव 3 न्यूज स्टूडेंट्स विद दिस, प्लीज वेलकम द। बेटा, अपना नाम बताओ। मास्टरनी जी, मेरा नाम मयंक है।
ये लो, बंदर मिस को मास्टरनी बता रहा है। ये सरकार भी ना अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेगी। राजू, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। मयंक बेटा, मुझे मिस या फिर मैम कहो, ओके? ओके मिस, आई विल। वेरी गुड। तो ऐसा रहा मयंक के स्कूल का पहला दिन। फिर घर आने के बाद, मयंक कैसा रहा तेरा स्कूल? अरे माँ बाबा पूछो मत। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ, क्या कहूँ, इतने सारे झूले, बहुत अच्छी मास्टरनी। अब मेरा मतलब कि मिस। तूने पढ़ाई की या फिर बस स्कूल ही निहारता रहा? आज पढ़ाई कम हुई माँ। आज शनिवार था ना, तो एक मैडम ने नाचना सिखाया। फिर हम स्कूल के मैदान में खेलने भी गए। मयंक क्लास में हुई घटना को छुपा गया। किशन दास की आंखों में मयंक के सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए मयंक भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। जबकि बदमाश और घमंडी राजू स्कूल में हर वक्त उसका मजाक बनाता रहता था, लेकिन मयंक उसे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एग्जाम आ गई। मयंक दिन रात बस पढ़ाई में जुटा रहा और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया। दूसरी तरफ राजू स्कूल के अलावा उसके घर में भी उसे अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर भी आते थे। इसके बावजूद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में हर कोई मयंक की तारीफ करने लगा। ये देखकर राजू मयंक से और भी चिढ़ने लगा, लेकिन उसने मन लगाकर पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही और कई साल गुजर गए। मयंक और राजू दोनों ने 10वीं क्लास की परीक्षाएं दी और उनकी पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। माँ, मैं दीपक के घर जा रहा हूँ। उसके घर में कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों है, तो वहीं अपना रिजल्ट देख लूंगा। ठीक है बेटा, भगवान करे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। 10वीं की परीक्षाओं में मयंक ने ना सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। मयंक के लिए हर कोई खुश था सिवाय राजू के, क्योंकि इस बार भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। मयंक को लगातार मिल रही कामयाबी से राजू के मन में मयंक के साथ साथ सभी गरीबों को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर कुछ और साल बीते। राजू और मयंक दोनों ही अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह पर था, तो राजू को देखकर मयंक ने उससे कहा, ऑल द बेस्ट राजू। ऐसा है बेटा, तू ये सब नाटक मेरे साथ तो कर मत। आज तक तू छोटे मोटे एग्जाम में टॉप करके अपने आप को समझ रहा था ना। अब देख, ये है असली चैलेंज। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। मयंक ने राजू को फिर उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ देर में राजू को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर हाल में, वेल मिस्टर राजू, टेल मी, अगर आप यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ राइट टू एजुकेशन का ड्रामा बंद करूंगा। क्या कहा? ड्रामा? अच्छा, वैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके जिस स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, वहाँ ये गरीब और चीप सोसाइटी के लोग हमारी बराबरी करने लगते हैं। बिलीव मी, इससे माहौल खराब हो जाता है। सरकार ने उन लोगों के लिए सरकारी स्कूल खोले तो हैं, तो उन्हें वहीं तक सीमित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसके अलावा मैं एक काम और करूंगा। ये जितने फालतू लोग अपने ठेले लेकर बेवजह रोड को घेरे खड़े रहते हैं, मैं उनका इंतजाम करूंगा। असल में रोड पर इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ओके मिस्टर राजू, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग आई वांट टू से। यस सर, मेरे डैड यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये देखिए, ये रहा उनका कार्ड। इसका मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। I want to say that I know how to manage manpower and deal with the bloody workers. So I think I'm the best option for. Okay, you can leave now. राजू को इस बात का एहसास तक नहीं था। इंटरव्यू के दौरान उसके हर शब्द से सिर्फ उसका घमंड ही झलक रहा था। अगली बारी मयंक की थी। इंटरव्यू ने उसे भी वही सवाल पूछा जो राजू से पूछा था। सर, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ और सीट्स बढ़ा सकूं। क्यों? इससे क्या होगा?
सर, इसी कोटे की वजह से आज एक गरीब का बेटा इस लायक हुआ है कि आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी तरह हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए। ओके। और एक बात और बताइए, यह रोड पर ट्रैफिक जाम और ये स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा कि सभी वेंडर्स के लिए किसी सरकारी जगह का इंतजाम कर सकूं, जहां वो अपना सामान आराम से बेच सकें। अच्छा, तो आप सरकारी जमीन मुफ्त में बांटोगे? नो सर, पर हाँ ये कोशिश जरूर करूंगा कि उन लोगों से जितना कम हो सके उतना न्यूनतम किराया लिया जाए, ताकि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और गरीबों को धूप और बारिश से बचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही मेरा जिला सुंदर और व्यवस्थित भी रहे। मयंक और राजू की सोच का यही अंतर आखिरकार उसे कामयाबी की नींव बना, जो इंटरव्यू के बाद मयंक को मिली। राजू एक बार फिर से मयंक से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया। राजू के पास खुद पर घमंड करने की अब कोई वजह नहीं थी। वो मजबूर होकर अपने पिता का बिजनेस संभालने तो लगा, लेकिन इसके बाद उसमें मयंक का सामना कर पाने की हिम्मत बाकी नहीं थी।